बच्चों 7th क्लास विज्ञान विषय में फिर से स्वागत है आपका। और चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। किसी कारणवश जो है आपकी सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं, डिले चल रही है क्लास, लेकिन पाठ को आगे बढ़ाते हैं। प्राणियों में पोषण पढ़ रहे थे हम लोग। प्राणियों में पोषण में बहुत सारा सब कुछ हमने पढ़ लिया है, पोषण के प्रकार पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब डाइजेशन इन ह्यूमन यानी मानव में पाचन पढ़ रहे थे हम लोग, उसी को कंटिन्यू करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। क्रियाकलाप 2.3 करेंगे। 2 परख नलियाँ लीजिए। क्या लेना है? 2 परख नली लेनी है, ए और बी चिन्हित करना है उनके ऊपर। एक के ऊपर ए लिखना, दूसरे के ऊपर बी। परख नली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। क्या डालना है? 1 चम्मच उबले हुए चावल। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। पहले उबले हुए चावल जो मुंह में लेकर के क्या करना, 3 से 5 मिनट तक चबाना, तथा इन्हें दूसरी परख नली बी में डालना। एक में तो सिंपल उबले हुए चावल डाल दिए, दूसरी में चबाने के बाद मुंह से निकाल कर डालना। दोनों परख नलियों में 3-4 ml जल डालिए। कितना? 3 से 4 ml जल डालो, चित्र 2.4 की तरह। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। देखो बेटा, आयोडीन विलयन क्यों काम में लेते हैं हम लोग? किसी भी भोजन में स्टार्च की प्रेजेंस को या स्टार्च की मंड की उपस्थिति को दर्शाने के लिए काम में लेते हैं। अगर भोजन में मंड या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है तो आयोडीन सॉल्यूशन की आयोडीन विलयन की बूंदें डालने पर गहरा नीला काला रंग देता है। इसका मतलब उसमें मंड या स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग। दोनों परख नलियों में डाल दिया। एक में देखो कितना गहरा, जो उबला हुआ चावल था कितना गहरा आ रहा है, और दूसरे में चबाए हुए चावल वाले में तो कलर नहीं आ रहा है। दोनों परख नलियों में अंतर देख पा रहे हो क्या आप? यहाँ देखो, जिसमें सिंपल उबला हुआ चावल था उसके अंदर नीला आया सॉल्यूशन डालने के बाद में आयोडीन सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। तो क्या कारण है वही देख रहे हैं। विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा इसका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? क्यों आ गया परिवर्तन? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापकों से कीजिए। लाला रस यानी स्लाइवा, लार, चावल के मंड को शर्करा में बदल देती है। देखो बेटा, यहाँ जो मंड था जिसकी वजह से ये ब्लू कलर आया है, यहाँ पर जो मंड था उसको जब हमने चबा कर डाला तो हमारे चबाने के ऊपर उसमें लार मिक्स हुई। उस लार ने इस मंड को किस में बदल दिया? शर्करा में। शर्करा में बदल दिया, यानी यहीं से हमारे स्टार्च का पाचन शुरू हो गया, है ना, मुंह से ही। जीभ एवं मांसल। जीभ एक मांसल पेशी अंग है। जीभ क्या है? हड्डी नहीं है कोई भी जीभ में, पेशियों से बना अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ा हुआ रहता है। चित्र 2.6। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। तो ये चारों तरफ भोजन को इधर उधर जो है वो क्या करती है? घुमाकर मिक्सअप करती है लार में। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 2.4। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस और नीम की पत्ती अथवा करेले का जूस, यानी कड़वा, मीठा, खट्टा, ठीक है, ये सब हमने ले लिया है। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंद रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सींक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ भी दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींक का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस हिस्से या किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे या कड़वे स्वाद का अनुभव हुआ। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन या अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराएं। तो मैं आपको जो है कल के वीडियो से ये ज़रूर बताऊंगी कि जीभ के कौन से हिस्से के द्वारा कौन से स्वाद को अनुभव किया जाता है, क्योंकि बच्चों ये दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है, आपको पता होना चाहिए और आगे कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। इसके पहले कोई चीज़ें जो है वो पीछे हमने छोड़ दी हैं, कुछ खास बातें जो बॉक्सेज में लिखी है उनको पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए, मिठाइयाँ और दंत क्षय। मिठाइयाँ खाने से दांतों का क्षय क्यों होता है? दांत अपघटित क्यों होते हैं? सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अपने हानिकारक
अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यानी जो हमने खाया है उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों में चिपके हुए रह जाते हैं ना, ढंग से हम कुल्ला नहीं करते या दांतन नहीं करते, ब्रश नहीं करते। अब रात जब होती है तो हवा के द्वारा जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हमारे मुंह में जाते हैं, जब सांस लेते हैं, वो बैक्टीरिया दांतों में फंसे हुए इस भोजन के अंदर शर्करा है, इसको क्या करेंगे, किण्वन करना चालू कर देंगे। यानी इसको भोजन के रूप में लेंगे, फिर वहाँ पर क्या करेंगे, वो अम्ल बनाएंगे। जब वो शर्करा का किण्वन करते हैं तो अम्ल बनाते हैं। और अम्ल आपको पता है संक्षारक प्रकृति के होते हैं, किसी भी चीज़ को जला देते हैं, गला भी सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, ये जो अम्ल निर्मोचित करेंगे जीवाणु, यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है अध्याय 5 में देखें ना, हम लोग देखेंगे। आप जानते हो अम्ल से, तो आप परिचित हो, खट्टे होते हैं, स्वाद में पदार्थ और संक्षारक प्रकृति होती है इनकी। ये अम्ल जो हमारे मुंह में बनाए जीवाणुओं द्वारा, वो धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। यानी ऊपर की इनकी जो चमकदार हार्ड परत है, इनेमल, उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे आपके दांत में कैविटी बन जाती है, खड्डे बन जाते हैं और आपकी जो तंत्रिकाएं होती है वो ओपन हो जाती है। जब हवा के ठंडे या गर्म के संपर्क में आती है तो आपको तेज झंझनाहट या दर्द होने लगता है। तो ये सब जो है वो जीवाणुओं के द्वारा क्षति पहुंचाने के कारण होता है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाए तो दांतों में असहाय पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ, अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं। ये देखिए आप, दंत क्षय की क्रमिक व्यवस्था स्टार्टिंग में ऐसा होता है, फिर उसके बाद में कैविटी बनना स्टार्ट होती है, ठीक है, धीरे धीरे कमज़ोर होता है और लास्ट में ये स्थिति हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और कल हम लोग वीडियो में ये देखेंगे कि कौन से हिस्से से जो है वो किस तरह का स्वाद अनुभव करते हैं हम लोग जो है वो मनुष्य में पाचन पढ़ रहे हैं। और आज हमने यहाँ क्या पढ़ा है, पाचन के अंदर मुख में किस चीज़ का पाचन हुआ, भोजन का जो मंड है या स्टार्च है उसका शर्करा के रूप में पाचन हुआ है यहाँ पर। इसीलिए जो साबुत चावल था जिसको हमने चबाया नहीं था, जिसमें लार नहीं मिली थी, वहाँ तो क्या है, मंड की उपस्थिति दर्शाई आयोडीन सॉल्यूशन से, लेकिन चबाए हुए चावल का रंग बदला नहीं, नीला काला नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें मंड प्रेजेंट नहीं है, उसका पाचन हो चुका है। ठीक है, और इसी पाचन को हम लोग जो है वो आगे बढ़ाएंगे कल के वीडियो से। यहाँ से आप क्या करोगे, दंत क्षय किसे कहते हैं और कैसे होता है, ये एक प्रश्न है आपके लिए, ये यहाँ से करोगे आप। ओके, बड़ा प्रश्न है लेकिन आपको करना है।